हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। होंगे बढ़िया, दुरुस्त, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 6 वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब है हमारा टॉपिक मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? कुछ नहीं, अभी आपने नॉर्मेलिटी पढ़ा था, तो उसमें आपने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हाँ, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था डब्लू, स्मॉल डब्लू मतलब ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन, और यहाँ नीचे क्या था? इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ठीक, अब इधर ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था, और ये n को, ये v जो हमें दिख रहा है वॉल्यूम, इसको अगर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्राम पर इक्विवेलेंट वेट, ये हमारा ग्राम पर इक्विवेलेंट वेट है कि नहीं? और ये हमारा v वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम इधर अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? एन वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई, और इधर ये, तो ये जो एन वी है ना, इसी को बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट। समझ में आया अब मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? तो मिली इक्विवेलेंट होता है एन वी। एन वी मतलब नॉर्मेलिटी, और वी वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए? एम एल में। अच्छा, तो अब अगर हम और आगे देखें, तो अगर ए और बी जब मिलते हैं, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो एसिड और बेस है, एसिड और बेस मिला और क्या बनता है? हमें बनता है सॉल्ट। तो एसिड और बेस से मिल करके बनता है सॉल्ट। तो हम कह सकते हैं कि या तो ये एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रलाइज हो गए, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए, तब वो जो सॉल्ट है ये तो न्यूट्रलाइज होता है ना, न्यूट्रल होता है। तो एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रलाइज हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कि रिएक्ट करे, या तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए, या हम कह सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बना। ठीक, और इसलिए नॉर्मेलिटी की इक्वेशन ये देख लीजिए, इसकी ज़रूरत आपको अभी पड़ेगी बहुत। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। N1 और V1 किसी एक कंपाउंड की उसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मतलब उसका मिली इक्विवेलेंट, और फिर इधर N2V2 मतलब किसी दूसरे कंपाउंड का वो नॉर्मेलिटी और ये वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मतलब मिली इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी की इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब इसकी ज़रूरत किस तरह से पड़ेगी, तो आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? 100 ml N/10 HCl। तो ये इसका मतलब क्या है कि HCl जो है, तो उसका आपको वॉल्यूम दिया गया है 100 ml, और ये N/10 क्या है? ये नॉर्मेलिटी दी गई है HCl की। तो नॉर्मेलिटी HCl की कितनी है? 1/10। ठीक, 1/10 नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम कितना है? 100। ठीक, अब आप ये, हाँ चलो ठीक, अब इसके बाद देखो, इस न्यूट्रलाइज बाई 500 ml NaOH, कितना इसका कितना दिया गया है? 500 ml, ये वॉल्यूम दिया गया है, लेकिन इसका V2 तो दिया गया है, लेकिन इसमें दिया क्या नहीं गया? इसमें नहीं दिया गया, इसकी नॉर्मेलिटी नहीं दी गई। तो नॉर्मेलिटी NaOH की नहीं दी गई, तो तीन चीज़ें दी गई हैं, इसकी HCl की नॉर्मेलिटी, HCl का वॉल्यूम, और इसका NaOH का वॉल्यूम, और पूछा है आपसे NaOH का क्या? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बची, तो अब इसमें सीधे सीधे आपको क्या यूज़ करना है? यही नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, मतलब इसकी HCl की पहले नॉर्मेलिटी रखो तो 1/10 है, इसके बाद इसका वॉल्यूम देखो तो 100 ml है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, और फिर इज इक्वल टू के इधर क्या है? इज इक्वल टू के इधर है N2V2। अब N2 तो आपको फाइंड करना है, NaOH की नॉर्मेलिटी ही तो फाइंड करना है N2, और इसका वॉल्यूम दिया गया है V2 500 ml, तो N2 इंटू 500। अब ये 500 इधर को ले जाएंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी नॉर्मेलिटी आएगी N2 कितना आएगा? NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? 1/50, और इसको हम लिख सकते हैं N/50 नॉर्मेलिटी। ठीक, नॉर्मेलिटी इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग N/50। तो NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? N/50। तो अब हम देखते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन इसी इक्वेशन से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चन क्या है? 0.445 ग्राम, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 0.45 ग्राम, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है ऑक्जेलिक एसिड का, मतलब COOH जुड़ा है COOH से। ठीक, ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाई 200 ml एसिडिक KMnO4, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4। ठीक है, फिर वही चीज़, इसका आपको मास दिया गया है, इसमें देखो, इसमें मास दिया गया है, ना नॉर्मेलिटी दी गई है, ना वॉल्यूम दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? सॉल्यूट का मास दिया गया है। तो इसके लिए अब आपको थोड़ा ट्रिक देखना पड़ेगा। ठीक, ना यहाँ पे इसकी ऑक्जेलिक एसिड की ना नॉर्मेलिटी दी है, और ना वॉल्यूम दिया है, इसमें दे दिया है इन्होंने मास। ठीक, और इन्होंने दूसरे के इसका तो वॉल्यूम दिया है और नॉर्मेलिटी पूछी है, मतलब N2V2 तो सीधे सीधे बात हो गई, मतलब N2 निकालना है, और V2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है 200 ml। ठीक, लेकिन N1 और V1 नहीं दिया गया है, इस बार N1V1 नहीं दिया गया, पहले इसका सब्सटेंस का, उसका दे दिया गया है सीधा मास दे दिया गया है। तो अब क्या करेंगे? तो इसके लिए देखो, पहले N1V1 निकालना पड़ेगा। तो N1V1 निकालने के लिए पहले जो ये आपका है ऑक्जेलिक एसिड है, तो इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तो NV आया है, मिली इक्विवेलेंट। तो देखो, तो N इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। अब ये V को ट्रांसफर करते हैं तो मिली इक्विवेलेंट मिलता है। ठीक,
तो ये अभी देखो N1V1 हो गया और W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट बचा। अब इसमें रखो फॉर्मूला, इसको अब आगे देखो, तो इसको आगे देखोगे तो N1V1 तो रोको, ये तो हमको निकालना है, और इधर है क्या 0.45, ये इसका देखो ये ग्राम मास सॉल्यूट हो गया ना ये, तो इसका मास रख देंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 और इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वो निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो N1V1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो आएगी कितनी 10 आई है। ठीक, अब N1V1 अब इसको इक्वेशन में रखो, N1V1 इक्वेशन क्या थी, हमको मेन निकालना क्या था, हमको निकालना था N2, तो अब इक्वेशन देखो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब हमें N1V1 की वैल्यू, पूरी N1V1 की वैल्यू हमने निकाली है 10, या नहीं कि अलग से N और अलग से V रखें ना, N1V1 ही की वैल्यू हमने निकाली है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको मास दिया गया था। अगर वॉल्यूम अलग दिया जाता, नॉर्मेलिटी दिया जाता, तब तो हम लोग अलग अलग रखते हैं, और N1 और V1 इसकी, इधर इसका N2 और इसका V2, लेकिन यहाँ पे N2 तो पूछा ही है, V2 दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें N1V1 की जगह आपको मास दे दिया गया है, तो मास से आपको N1V1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वो निकाला हम लोगों ने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज़ करके, जहाँ से मिली इक्विवेलेंट बना है। ठीक, जो बेस है उसका, तो N1V1 अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे इसकी 10, और N2V2 में V2 की वैल्यू दी गई है 200 ml, वॉल्यूम दिया गया है, N2 तो ही आपको निकालना है, बस तीनों चीज़ें दी गई हैं, एक चीज़ निकालना है N2, तो बाकी वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व करो तो आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी N/20, या बोले 1/20, तो ये आ गई N2 नॉर्मेलिटी आ गई कितनी, KMnHO4 की नॉर्मेलिटी कितनी आ गई N/20। ठीक, N2 की वैल्यू आई 1/20, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी कितनी हुई KMnO4 की N/20। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे अब हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन। मतलब अगर 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 जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको मिक्स कर दिया जाए, एक सॉल्यूशन को दूसरे से मिला दिया जाए, 2-3 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए, तब उसकी नॉर्मेलिटी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, है ना। पहले मान लो ये देखो, ऐसे समझो कि एक कोई है सॉल्यूशन, ये कोई एक सॉल्यूशन है, ये कोई दूसरा सॉल्यूशन है A B, एक ये तीसरा सॉल्यूशन है C, तो अब इन तीनों को मिला दोगे तो इसकी नॉर्मेलिटी अलग होगी, इसकी नॉर्मेलिटी अलग होगी, इसकी नॉर्मेलिटी अलग होगी। अब इन तीनों को मिला दोगे तो एक और अलग कंपाउंड बनेगा, तो इसकी नॉर्मेलिटी अलग होगी D, है ना, तो नॉर्मेलिटी अलग होगी। ठीक, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन मतलब अगर इन्हीं सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, कि इन्हीं सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, तो उसके बाद नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। तो पहला इसमें हम लोग देखते हैं सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अगर सेम नेचर वाले सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे नॉर्मेलिटी, अब वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना है, N1V1 N2V2, मतलब जो भी जितने भी मिलाए जाएँ, N3V3 N4, 4 हैं तो N4V4, ठीक, जितने हैं तो डैट डैट डैश जितने हैं जितने मिलाए जाएँ उनको एक तरफ रखो, और इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, जो हमको पूरे जो बना है तो उसकी टोटल नॉर्मेलिटी कितनी है। अब जो मिक्स करने के बाद, इन सबको मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, ठीक, ये खूब सारे, ये जो अलग अलग तरह के आपके हैं, तो सॉल्यूशन जो हैं जो मिक्स किए गए हैं, तो इन अलग अलग सॉल्यूशन को मिलाने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बना है, जो नया सॉल्यूशन है, तो उसकी नॉर्मेलिटी बदल गई होगी, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या आएगी N मान लिया हमने, ठीक, N। ठीक, तो ये हो गई नॉर्मेलिटी उस मिक्स्ड सॉल्यूशन की। और ब्रैकेट में क्या लिख रखते हैं हम लोग, V1 + V2, या जो भी अगर आगे दिए गए हैं N2 V3 है तो V सबका वॉल्यूम भी मतलब ऐड कर देना है। तो बाहर क्या रखना है, कैपिटल N, मतलब इसकी जो नॉर्मेलिटी आएगी यही फाइंड करना होगा हमको, जो नई नॉर्मेलिटी निकलेगी। तो N1V1 N2 V2 N3 V3 या N4 जितने हैं, N4 V4 जितने सॉल्यूशन है, A B C जितने भी आपके सॉल्यूशन हैं, इन सबको मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा तो उसकी नॉर्मेलिटी कैपिटल N होगी, और ब्रैकेट में इन सबका वॉल्यूम ऐड कर देना है आपको। ठीक, तो ये इक्वेशन याद रखना है। अब इसी से क्वेश्चन देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है 100 ml आपको HCl की वॉल्यूम दिया गया है 100 ml, और इसकी वो दी गई है नॉर्मेलिटी दी गई है N/10। H2SO4 की वॉल्यूम और ये इसका दिया गया, ये भी दोनों चीज़ दी गई हैं। HNO3 का भी वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दी गई है। तो मतलब तीन सॉल्यूशन है, एक HCl H2SO4 HNO3, और तीनों का वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दी गई है। तो और आपको निकालना क्या है, जो नया सॉल्यूशन बनेगा, इन तीनों को मिलाने के बाद, इन तीनों को मिला दिया गया, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा तो अब इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो यही इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। तो यही इक्वेशन रख देंगे, N1V1 N2 तीन है तो तीन तक रखेंगे, तो N1V1 N2 V2 N3 V3 इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो एक तरफ, और इज इक्वल टू में कैपिटल N मतलब जो अब नया कंपाउंड बना है उसकी टोटल नॉर्मेलिटी कितनी है, तो उसको कैपिटल N, और ब्रैकेट में अब सबका वॉल्यूम ऐड कर देते हैं हम लोग। तो तीन है तो V1, ये V1 + V2 + V3, अब इसमें रख दो सबकी वैल्यू। तो N1V1 पहले रखो, तो N1 क्या है, N1 नॉर्मेलिटी है N/10, तो N/10, फिर N1 क्लियर हो गया V1, तो V1 मल्टीप्लाई में है, तो V1 कितना है 100, तो मल्टीप्लाई 100, फिर इसमें ऐड करना है दूसरे का, तो दूसरे का 200 ml, ये 200 ml इसका वॉल्यूम है, और नॉर्मेलिटी है 1/5, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 200। अब इसमें तीसरे का ऐड करना है, तो 500, और ये नॉर्मेलिटी है 1/10, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाई 500, इसको ऐड कर दिया, मतलब तीनों का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम ऐड कर दिया, इज इक्वल टू में अब जो N हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको
रखा रहा इन दो, और इन तीनों का वॉल्यूम ब्रैकेट में ऐड करना है। तो 500, ये 200, ये 100, इनको ऐड कर दिया तो 800 हो गया। तो मतलब n ब्रैकेट में 800 और इधर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका, आएगा 100 आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 800n। ठीक, 800n। अब ये 800 डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ब्रैकेट में ना, इधर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, 100/800 और डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू में n है, n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आई, मतलब जो नया सॉल्यूशन बना इन तीनों को मिलाने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला उसकी नॉर्मेलिटी आई है n/8 या 1/8। और अब है हमारा एक चीज़, ये तो आप समझते हो कि ए और बी इधर दो कंपाउंड हैं, उनको मिलाया जा रहा है, तो हमें मिल रहा है C+D। तो ये जो C+D हमें मिल रहा है और इधर A+B को हमने मिलाया है, तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो ये चार कंपाउंड हैं A B C D, इन चारों की मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे। इन चारों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, मतलब इसका NV, A का NV, B का NV, C का NV, D का NV यहाँ पर बराबर होंगे, चारों सेम होंगे, चारों का मिली इक्विवेलेंट एक ही होगा, बराबर होगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ लो। अब इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं जैसे किस तरह बनेंगे। ठीक, तो देखो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो देखो NaOH हमारा एक कंपाउंड, HCl दूसरा, NaCl मिल रहा है और H2O मिल रहा है, तो C और D मिल रहा है। ठीक, अब इसमें आप क्या समझ सकते हो। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन में आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये 100 ml है आपका NaOH और इसकी नॉर्मेलिटी दी गई है n/10। तो n/10 इसकी वो दी गई है, क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी, और 100 ml इसका वॉल्यूम दिया गया है। और वहीं HCl जो है दूसरा जो जिसके साथ मिल रहा है, तो HCl की नॉर्मेलिटी दी गई है n/10 और इसका वॉल्यूम दिया गया है 200। ठीक, तो ये चीज़ दी गई है, तो इसका आप mln निकाल सकते हो। देखो मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हो कि नहीं, तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, n/v होता है। तो पहले n1, मतलब इसके लिए देख लें हम लोग NaOH के लिए, तो NaOH के लिए n1v1 कर लेंगे और इसके लिए n2v2 कर लेंगे। HCl ये दूसरा है तो इसके लिए n2v2। तो ये क्या है, अब ये मिली इक्विवेलेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया था अलग और ये नॉर्मेलिटी दी गई थी, तो यही नॉर्मेलिटी। अब इसका मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे नहीं, तो इसका NaOH का मिली इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो n1 × v1 मतलब 100 × 1/10। तो इसको जब 0 0 काट देंगे तो आ जाएगा 10। ठीक, 10 आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ ये याद रखना, मिली इक्विवेलेंट की यूनिट जो होती है ना, NV जो मिली इक्विवेलेंट होता है आपका, NV जो होता है, तो इसकी यूनिट होती है mln। देखो mln। ठीक, वॉल्यूम से, वॉल्यूम का ml में होता है तो वॉल्यूम हो गया ml में, और नॉर्मेलिटी में n ही लिखते हैं हम लोग, नॉर्मेलिटी के लिए n लिखते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है mln। ठीक, तो ये याद रखना, मिली इक्विवेलेंट के लिए यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, mln। तो क्या हो जाएगा, NaOH की मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 mln। तो 10 mln NaOH है, और HCl कितना है, HCl भी हमारा 20 mln है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व कैसे करोगे, 200 इसका वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाई ये नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10, सॉरी हाँ 1/10 है, तो 0 0 कटा मतलब 20 आ गया, तो 20 mln ये मिली इक्विवेलेंट है। मिली इक्विवेलेंट की यूनिट क्या है, mln, तो 20 mln है, ये आपका HCl है। ठीक, तो अब देखो NaOH और HCl, इसका 10 mln है, इसका HCl का 20 mln है। अब यूज कौन सा होगा, चलो ठीक, तो अब देखो, तो 10 mln NaOH है, 10 mln HCl है, 10 mln NaCl है और 10 mln H2O है। ठीक, 10 mln चारों चीज़ें होंगी। अब आपको इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो ये देखो क्वेश्चन में आपको निकालना है ये W सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूट का मास। ठीक, इसमें से सॉल्यूट का आपको मास निकालना है। तो इसमें सॉल्यूट क्या है, जो कम अमाउंट में है, मतलब आपका इसमें सॉल्यूट है ये NaOH है, इसमें सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट क्या है, ये NaOH, इसमें आपका NaOH सॉल्यूट है, मतलब हमको NaOH का मास निकालना है। ठीक, चलो अब देखते हैं। तो अब एक चीज़ ये देखो कि इससे आप ये देखो 10 mln कम है, तो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में आप जानते हो कि ये तो 10 mln यूज हो रहा है। अब जो दूसरी चीज़ है वो भी, ये भी चारों में बराबर होता है ना, 10 mln होगा तो चारों में तो मिली इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, चारों में मिली इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। अब इसके देखो, इसमें इसको निकालने में आ रहा है 20 mln, लेकिन रिएक्शन में कितना यूज होगा, 10। यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट है NaOH, ये 10 यूज हो रहा है क्योंकि 10 कम। अब इसका बाकी 10 तो इसका बाकी 10 तो काम नहीं, इसमें रिएक्शन में यूज कितना हो रहा है 10 mln, क्योंकि चारों का मिली इक्विवेलेंट बराबर होगा, ये हमने अभी ऊपर देखा। तो इसका मतलब HCl का यहाँ पे आ जरूर 20 mln रहा है, लेकिन देखो 10 mln NaOH का तो 10 mln ही हो रहा है ना, तो मतलब HCl का भी 10 mln होगा, 20 mln नहीं होगा, क्योंकि चारों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। तो चारों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे, तो 10 वाला लोगे कि 20 वाला। अब इसका जब 20 है ही नहीं NaOH का, तो 20 थोड़ी ले लोगे, मतलब कम वाला ही लेना है सबके लिए, तो सबके लिए अब 10 mln हो जाएगा। ठीक, तो 10 mln ये है, 10 mln ये भी है, 10 mln NaCl भी है, 10 mln H2O भी है, क्योंकि चारों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे ये कंसेप्ट आप नहीं यूज़ कर पाए तो फिर गलत हो जाएगा। चलो अब इसमें देखो mln तो निकाल लिया, लेकिन आपको निकालना है मास निकालना है। तो मास से जब हमने इसमें जाना पड़ा था NV मतलब मिली इक्विवेलेंट में, तो हमने नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में, नॉर्मेलिटी फॉर्मूला में जाके NV निकाल लिया था, मतलब मिली इक्विवेलेंट। तो अब क्या करना है, अब मिली इक्विवेलेंट से मास में जाना है, तो भी नॉर्मेलिटी का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन लगाया था। ठीक,
इक्वेशन वाले में, नॉर्मेलिटी इक्वेशन में दूसरा क्वेश्चन लगाया था, देख लेना पीछे वीडियो जा करके। ठीक, तो n इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने देखा, तो नॉर्मेलिटी में अब n और v इसी को तो साथ में वो कहते हैं मिली इक्विवेलेंट, तो n और v को इधर v इधर ट्रांसफर करेंगे तो बचा क्या, w इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब nv की वैल्यू यहाँ पर दी गई, देखो 10 है ना, 10 ml, तो nv दिया गया है 10। अब आपको निकालना क्या है, w आपको निकालना है, और ये 1000 और इक्विवेलेंट वेट तो आप निकाल सकते हो, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना, 40 आएगा, हमने पहले से निकाल के रखा है, तो 40 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट भी अगर निकालना भूल गए हो तो फिर से पीछे जा करके वीडियो देख लेना, ये भी बता चुके हैं। ठीक, तो अब w हमको निकालना है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल w होता है ना, ये भी हम बता चुके हैं कि स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट का रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और यहाँ हाँ, तो अब देखो w हमको निकालना है, तो w निकालेंगे तो 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 10 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 नीचे जाएगा 40 के साथ, तो 10 इंटू 40, अब w है इधर, इसको इधर रोके रहो, तो एक काम करो कि w इधर फिर डिवाइड में चला जाएगा ना, तो अब ये मैथ के ऊपर है तुम्हारी, w को इधर रोके रहो और 40 को इधर भेजो ऊपर और 1000 को भेजो नीचे, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 40 अपॉन 1000, w को इधर रोके रखना है। ठीक, और बाकी सबको उधर ट्रांसफर करना है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगी 2/5, मतलब आपका सॉल्यूट का आएगा 0.4 आ गया मास। ठीक, 0.4 मास आ गया उसका, डब्लू की वैल्यू, स्मॉल डब्लू की। ठीक, तो इसमें जो भी सॉल्यूट है, तो इसमें जो सॉल्यूट है आपका, तो वो आपका है 0.4 ग्राम है। ठीक, ये हमने 2/5 को पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है, तो 0.4। ठीक, तो ये आ गया आपका मास। अब देखो, अब ये एक और बढ़िया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अपने सामने। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देख के भी आपको डर लग रहा होगा, कोई नहीं, अभी देखो कैसे सॉल्व होगा। तो AgNO3 प्लस HCl, और हमें मिल क्या रहा है, इससे बनेगा AgCl प्लस HNO3। अब इसमें फाइंड मास ऑफ AgCl, फिर से देखो इसमें भी AgCl का मास फाइंड करना है। अब ये किसी का भी मास बोले आप निकाल सकते हो, तो AgCl का मास निकालना है, कैसे निकालोगे देखो, तो बस वही चीज़। अब इसमें देखो क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, AgNO3 का मास दिया गया है, AgNO3 का मास दिया गया है 3.4 ग्राम, और इसका ये दिया गया है ये HCl का दिया गया है आपको ये mln, मतलब आपको दिया गया वॉल्यूम 200 ml, और n/10 दिया गया है इसकी नॉर्मेलिटी, तो इससे आप mln निकालोगे, मतलब मिली इक्विवेलेंट निकाल लोगे HCl का, तो HCl का मिली इक्विवेलेंट है, इसका AgNO3 का मास है, और पूछा है AgCl का मास। ठीक, तो ये है पूरा मसला। अब कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले देखो कि AgNO3 का आपको मास दिया गया है, और एक चीज़ अगर आपको याद हो कि अभी अभी हमने बताया है कि चारों के लिए mln बराबर होता है, मतलब मिली इक्विवेलेंट चारों का बराबर होगा, तो इसका अगर 20 mln आया है तो इसका भी 20 mln होगा, इसका भी 20 mln होगा, इसका भी 20 mln होगा। ठीक, चारों के लिए मिली इक्विवेलेंट बराबर होगा। ठीक, चलो, तो इसके लिए 20 mln हो गया। ठीक, अब इसमें AgNO3 का मास पता है, तो और आपको mln पता है, mln पता है, mln पता है नहीं, mln नहीं पता इसमें। ठीक, चारों के लिए बराबर तो होगा, लेकिन एक कंडीशन ये भी है ना कि हो सकता है इसका तो 20 mln आ रहा हो, लेकिन हो सकता है इसमें कम भी तो यूज हो सकता है, हो सकता है इसमें 10 mln यूज हो रहा हो, तो चारों के लिए 10 mln हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, गलत हो जाएगा, ये गलती मत करना जो अभी स्टार्टिंग में हम करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये ना करना, तो 20 की तुम इसका भी 20 mln ले लो यहीं से, नहीं, इस पहले इसका तुम्हें mln निकालना पड़ेगा। ठीक, फिर जो कम होगा तो वो होगा चारों के लिए mln, तो करो अब। तो AgNO3 का हमें पहले mln निकालना पड़ेगा, मतलब मिली इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और हमने आपको बता चुके हैं कि अगर मास दिया गया, इसका मास दिया गया है और आपको इसका mln में निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट निकालना है, तो आपको फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, कौन से, नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में। देखो नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में गए, W हमको पता है, मास पता है W का। ठीक, W की वैल्यू रख देंगे, W की वैल्यू पता है हमको 100 है, मल्टीप्लाई में इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम को इधर ट्रांसफर करें हम लोग, तो वॉल्यूम को इधर ट्रांसफर करेंगे तो NV इज इक्वल टू W इंटू यहाँ पे 1000 होगा, 100 नहीं है, गलत लिखा है। ठीक, तो W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब NV को हमें वैल्यू निकालना है, अब W की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 3.4, और मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल लेना, और जब सब वैल्यू निकाल के रखोगे तो आपका NV मतलब इसका mln आएगा 20। अब AgNO3 का आपका वो कितना आ गया, मिली इक्विवेलेंट 20 mln आ गया, मतलब 20 mln इसका है, 20 mln इसका है, तो इसका भी 20 mln होगा, इसका भी 20 mln होगा। अब आ गया चारों के लिए मिली इक्विवेलेंट, तो AgCl का हमको क्या पता चल गया, मिली इक्विवेलेंट वो कितना है 20 mln। हाँ, तो अब आओ AgCl में, इसका मास निकालना है और mln पता है, तो अब क्या करेंगे, फिर वही नॉर्मेलिटी वाला चक्कर बाबू भैया। ठीक, तो अब इसमें भी जाओ, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में रखो, तो इसका किस तरह से इसमें रखोगे, तो NV को इधर रोको, और W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और फिर से जब इसमें वैल्यू रखोगे तो NV आपको पता है, मिली इक्विवेलेंट कितना है 20 mln, तो 20 रख दो NV की जगह, W आपको निकालना है 1000, और ये इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे खुद से AgCl का, तो ये खुद से थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और जब इसमें वैल्यू रखोगे W को निकालोगे तो W आपका आ जाएगा, मतलब आपका मास इसका AgNO3 का आ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे डब्ल्यू ऐसे तो मास ऑफ सॉल्यूट होता है, लेकिन इसमें हम लोग यूज कर सकता हूँ, ठीक। इसमें हम लोग डब्ल्यू का यूज करना है, क्योंकि भाई देखो और कोई तो तरीका है नहीं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता है, मिली इक्विवेलेंट ये वेट इन ग्राम, यही तो खाली ग्राम में है, और बाकी नीचे इक्विवेलेंट वेट है, इधर मल्टीप्लाई बाई 1000 है और इनटू वॉल्यूम है। तो भाई वॉल्यूम और इसको साथ में मिली इक्विवेलेंट कहते हैं, और ये इक्विवेलेंट वेट तो किसी का भी निकाल सकते हैं, ये 1000 तो नंबर है, तो मतलब ये डब्ल्यू डब्ल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब वेट तो मास में पहुंचने का सिर्फ एक यही तरीका है। तो मिली इक्विवेलेंट से मास, हाँ मिली इक्विवेलेंट से मास मतलब एनवी से ये डब्ल्यू पहुंचना, मतलब मिली इक्विवेलेंट से मास निकालना तो एनवी से डब्ल्यू में जाना, ठीक। और अगर मास से मिली इक्विवेलेंट निकालना हो तो डब्ल्यू दिया जाएगा और डब्ल्यू से एनवी निकालना। लेकिन आपको इन दोनों कंडीशन में यूज कौन सा फार्मूला करना होगा, नॉर्मेलिटी का फार्मूला। सिर्फ नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपकी मदद कर सकता है। अब ये थोड़ा दिमाग लगा लेना कि डब्ल्यू है सॉल्यूट का होता है तो यहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, फलाना ठिकाना, बस ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि मास अगर दिया गया है और आपसे एनवी में जाना है तो भी यही फार्मूला यूज होगा, और इसमें डब्ल्यू निकाल लेना, ठीक। मतलब डब्ल्यू तो दिया जाएगा तो एनवी निकाल लेना, डब्ल्यू की जगह वैल्यू रख देना जो भी मास दिया गया हो, ठीक। और अगर आपको वो निकालना हो मास, ठीक, तो मास निकालना हो तो एनवी से मास में जाने के लिए जहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू निकाल लेना तो मास वही मास हो जाएगा, ठीक, उस चीज़ का एनवी से। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी कठिन चीज़ नहीं है। बस एनवी और डब्ल्यू का चक्कर है कि एनवी से डब्ल्यू में जाना, मिली इक्विवेलेंट से मास में जाना और मास से इक्विवेलेंट निकालना, दोनों में फार्मूला एक ही यूज होना है, वो है नॉर्मेलिटी का, ठीक। ये छोटी सी चीज़ अगर आप सीख गए तो आपके एक ना एक सवाल एक दो सौ चार कई सवाल आपको आ जाएंगे अपनी बुक के, ठीक। चलो हाँ, तो अब अगला टॉपिक है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। अब इसको पढ़ने के पहले आप लोग ये ध्यान रखना कि कार्बोनेट के और हाइड्रोक्साइड एसिड ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और वहीं सल्फेट और क्लोराइड होते हैं वो जनरली आमतौर पे इररिएक्टिव होते हैं, ठीक। तो आप देखो अब ये जो डायग्राम बना है इसको हमें समझना है, ये समझ गए तो सब क्वेश्चन हो जाएंगे इस टॉपिक के, सबका निकल आएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन सभी मिक्सचर का। तो क्या है कि ए मतलब हमारा जो भी मिलाया जा रहा है, ठीक, कोई भी चीज़, दो चीज़ें तीन चीज़ें मिलाई करें तो मिलाई जा सकती थी, तो ए मिलाई जाने वाली चीज़, इसको जब डिजॉल्व किया तो हमें क्या मिला, बी, ठीक। ए को डिजॉल्व किया तो बी मिला, फिर बी से इसमें कुछ चीज़ निकाला जा सकता है, कुछ निकाला जा सकता है, बी जो सॉल्यूशन बन गया। भाई देखो ए इसमें ए में क्या था, ए में खूब सारी चीज़ें थी, डिजॉल्व किया गया, एक चीज़ दो चीज़ तीन चीज़, तो हमें बी में सॉल्यूशन मिला, तो ये बी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन से कुछ निकाला जा सकता है और इसको न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है, इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है नीचे, ठीक। तो न्यूट्रलाइज अगर करेंगे तो न्यूट्रलाइज में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ये हम पढ़ाए थे अभी कुछ देर पहले कि ए और बी को मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइज होगा, और एसिड बेस जब मिलता है या ए बी जो मिलता है तो उसको ए बी मिलकर के न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि 1.25 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 का और Na2SO4 डिजॉल्व हो रहा है, ये दोनों चीज़ें का मिक्सचर डिजॉल्व किया जा रहा है 250 ml सॉल्यूशन में, और 25 ml ऑफ सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, इसी का पूरा नहीं न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ये बी पूरा न्यूट्रलाइज नहीं किया जा रहा है, इसका कुछ पार्ट न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। मतलब मान लो ये यहाँ पे 100 ml था तो यहाँ पे मान लो इसका 10 ml, ये टेक आउट लिखा है, मतलब कुछ निकाला भी तो जा सकता है, तो कुछ चीज़ निकाला जा सकता है, तो कुछ निकाला गया है कितना, यहाँ पे 25 ml निकाला गया है और उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। न्यूट्रलाइज में क्या यूज हुआ है न्यूट्रलाइज करने के लिए, H2SO4, ठीक। तो ये था पूरा कंडीशन, ये देखो पूरा मैच कर रहा है कि नहीं अभी, तो बना लो यही डायग्राम, तो बनाओ तो कैसे बनेगा, 1.25 ग्राम है मिक्सचर किसका, Na2CO3 और Na2SO4 का। इसमें ये अब देखो Na2CO3 में आपका कार्बोनेट है तो ये रिएक्टिव होगा, और Na2SO4 में सल्फेट है तो ये इनरिएक्टिव होगा, ठीक। तो ये इसको डिजॉल्व किया गया तो ये 250 ml सॉल्यूशन मिला। अब इसमें पूरा नहीं, पूरा ना, इसमें लिया गया खाली 25 ml इससे निकाल लिया गया इस सॉल्यूशन से, और इसको न्यूट्रलाइज किया गया 20 ml वॉल्यूम दिया गया, नॉर्मेलिटी दी गई है H2SO4 की, इससे न्यूट्रलाइज किया गया, मतलब यहाँ पे न्यूट्रलाइज रिएक्शन हुई, ठीक, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक, प्रोसेस हुआ। तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं N1V2, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो N1 निकालना है भाई, इसका हमको नॉर्मेलिटी निकालना है, वॉल्यूम तो पता है और इसकी हमें दोनों चीज़ें पता है, तो इसमें यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा N1 कितना आया इसमें, N1 आया है हमारा 2/25, 2/25, तो N1 आ गया हमारा 2/25, ठीक। अब अमाउंट ऑफ Na2CO3 हमको बताना निकालना है, तो अमाउंट ऑफ Na2CO3 निकालने के लिए हम लोग एक चीज़ याद करो कि NV मतलब इससे NV से हम लोगों को जब मास निकालना होता है, मिली इक्विवेलेंट से मास में जाना होता है तो नॉर्मेलिटी यूज करते हैं कि नहीं, नॉर्मेलिटी फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, तो N इज इक्वल टू ये यूज़ करेंगे, V इधर जाएगा, B जब इधर जाएगा तो हम लोग NV मिल जाएगा, NV इज इक्वल टू W इंटू 1000/E। अब सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है, तो वो जब वही प्रोसेस करोगे तो इससे क्या वैल्यू किसकी निकलेगी, W की, तो W की वैल्यू हमने निकाल ली 1.06 ग्राम Na2CO3। अब 1.25 टोटल था तो 1.25 ग्राम Na2CO3
ठीक। 1.25 ग्राम में NO2CO3 कितना है 1.06, ये देखो निकाला ना हमने अभी, तो 1.06 हमारा NO2CO3 है, तो 1.25 में ये 1.25 ग्राम टोटल था, मतलब ये NO2CO3 और साथ में वो भी तो मिला हुआ था दूसरी चीज़, ये सल्फेट सल्फेट भी तो मिला हुआ था, सल्फेट वाला कंपाउंड। तो Na2CO3 का हमको पता चल गया 1.06, टोटल है 1.25। अब हमें इसका परसेंट में निकालना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 1.06 अपॉन 1.25। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई और करा देंगे, तो इसका आ जाएगा 84.8%। तो अब हमारा ये आ गया क्या, इस जो मिक्सचर था इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो ये जो हमने मिक्सचर किया था यहाँ पे NO2CO3 और Na2SO4, तो इसका कॉम्पोजिशन आ गया, इसका परसेंटेज में कॉम्पोजिशन कितना आया 84.8%। अब यहाँ ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मतलब ये इस टॉपिक का नहीं है, ये आपका लिमिटिंग रीजेंट वाले टॉपिक का है। जब भी दो तरफ का दिया गया हो तो क्या है, ये सवाल किसका हो जाता है, लिमिटिंग रीजेंट का हो जाता है। तो ये है, ये तो अब आप लोग खुद करने लगे होंगे, अब इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, लिमिटिंग रीजेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आप लोग खुद से लगाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपका क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ना आए आपको तो कमेंट करना, तो आपको समझा देंगे, नहीं तो ये सॉल्यूशन देकर के करने की कोशिश करना। ये है क्वेश्चन आपका, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको ट्रीट किया जा रहा है 20 ग्राम HCl से। तो पूछा है कि CO2 ग्राम में बताना है कि कितना बनेगा, ठीक। तो एक चीज़ देखो, CaCO3 है और HCl है, तो इसमें बनेगा क्या क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब CO2 तो पक्का बनेगा, CO2 तो पक्का बनेगा, और साथ में बनेगा इसमें CaCl2 और H2O भी, ठीक। CO2 इसने क्वेश्चन में ही बता दिया है, तो ये दो चीज़ें और बनेंगी। तो जब इस ये आपकी क्वेश्चन मिल गई, ठीक, तो आपकी ये रिएक्शन मिल गई। अब इसको बैलेंस कर लेना, तो बैलेंसिंग कर लेना, तो 2HCl हो जाएगा, और इधर बस 2HCl को ही आगे 2 लिखना है। अब इसके बाद सबका मोल निकालो, क्वेश्चन में कहा था आपसे हमने, फिर मास, जिसका जिसका जो मास हो, मोल, इसके बाद उसके सही करके निकालो। तो ये सब आप करना खुद। अब यहाँ से चालू है हमारा रिलेशन वाले काम, ठीक। अब हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि रिलेशन अभी आएंगे, उन सबके जो फॉर्मूले बताए थे, तो कहा था कि इनके रिलेशन भी अभी आएंगे। तो अब उसी में पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन अब हमको बना, ठीक है, पता होना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी आप अगर देखें तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। और इसके बाद तो इसमें आप NE, अगर इसमें आप देखें तो आपका ये इक्विवेलेंट वेट और N और E को साथ में ले आएँ, और इधर W/1000/V को इधर रखें, ठीक, क्योंकि ये आपको देखें अगर तो ये कॉमन होगा, ठीक। अभी आप आगे देखो, अच्छा, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखो और मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो, रुको रुको, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखो और मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो, ठीक। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, और ये देखो, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला लिखो। अब देखो इसमें कि आपको इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें W कॉमन है 1000, और यहाँ पे भी ऊपर वाला कॉमन है, और नीचे क्या V कॉमन है, इधर भी V कॉमन है। अलग क्या है, ये E अलग है और इधर M1 अलग है। तो क्या करेंगे कि इसको इधर ले जाएंगे और कॉमन कराएंगे, मतलब जो कॉमन मिल रहा है तो उसको कॉमन कराएंगे। तो हमें इधर इधर से क्या कॉमन मिल जाएगा, NE = W/1000/V, और इधर इससे क्या कराएंगे, M1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर M1, और इधर क्या मिल जाएगा W/1000/V। अब देखो इसमें ये कॉमन और इधर ये कॉमन, तो इसको डाल लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल लो इक्वेशन सेकंड। रिलेशन निकालना बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक। तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखो, अब ये कॉमन कॉमन वाला हट गया, तो बचा क्या कि MM1 और NE। तो इसका मतलब हमें मिल गया NE = MM1, मिल गया कि नहीं, सेम सेम हट गया, तो NE = MM1। अब इसमें ये NE क्या है और N क्या है, M क्या है और M1 क्या है, ये तो अब आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले से देखो जाके कि हमने सब बताया था कि क्या है, ठीक। ये तो आप ये, हाँ, तो अब देखो, तो इसमें n को इधर रोके रखो, इसको n को इधर रोके रखो, और e को हम लोग इसके नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं M1 के, ठीक। तो m, ये n को इधर रोके रखो और m इधर जाएगा, और मल्टीप्लाई में M1 के अपॉन नीचे e ले जाओ, क्योंकि हमें n और m के बीच में रिलेशन चाहिए। तो ML/E जो होता है, ये इक्विवेलेंट वेट के इक्वल टू होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, और ये जो n है ये एसिड के लिए, मतलब एसिड के लिए बेसिसिटी हो गया, बेस के लिए बेसिसिटी हो गया, अगर इक्विवेलेंट जब पढ़ाया था याद हो अगर आपको तो, और उसके लिए सॉल्ट के लिए चार्ज ऑफ कैट आयन था कि नहीं था। तो इसका मतलब ये n = यहाँ से अगर आप देखो तो n = अगर n को इधर ले जाओ और इक्विवेलेंट इधर नीचे ले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, n = M1/E मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये E को नीचे ले जाओ, और ये M को, ये M ऊपर है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब M1, ठीक है, M1 ऊपर मान लें और ये इक्विवेलेंट नीचे, तो ये M1/E हो गया = N। और ये n क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, n किसके लिए क्या है, एसिड है तो उसके लिए बेसिसिटी है, वो है तो वो उसके लिए, ठीक। तो इसका मतलब हमें क्या रिलेशन मिल गया, n = M × M1/E। समझ में आया क्या है,
तो इसका मतलब ये m1/e को हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू m1/e था, तो इसका मतलब m1/e को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन क्या बना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n। और ये n क्या होता है, बेस के लिए एसिडिटी और एसिड के लिए बेसिसिटी और सॉल्ट के लिए चार्ज ऑफ कैटायन। हालांकि यहाँ पे हम n बोल रहे हैं, और जब आपको पढ़ाया था इक्विवेलेंट वेट निकालना बताया था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन या मोलर मास अपॉन, हमने यहाँ पे आपको x बताया था, लेकिन यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे हमने n यूज किया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब n को इधर ट्रांसफर कर लो, इक्विवेलेंट वेट नीचे लाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, n इज इक्वल टू m1/e हम लोग लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू m1/e, और m1/e यहाँ इसमें मेन फॉर्मूले में यूज हुआ है, तो m1/e को हम लोग n लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू m इंटू n, ठीक। तो ये मिला, और यहाँ पे n क्या है, नॉर्मेलिटी, m है मोलैरिटी, और n है एसिडिटी, बेसिडिटी एंड चार्ज ऑफ कैटायन। अब इससे देखो एक रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि 0.3 NH3PO4 है, ठीक। तो इसमें n देखो, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का आप इसमें रिलेशन निकालो, देखो तो n हो गया आपका, n हमको निकालना है, और नॉर्मेलिटी मान लो निकालना है, इसकी मोलैरिटी दी गई है 0.3, और इसमें n, तो NH3PO4 में इसमें n की वैल्यू क्या आएगी, n आएगा आपका 3 होगा, तो इसको 0.3 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9 n, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 0.9। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको रिलेशन बस याद रखना है। रिलेशन क्या है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, कि ये, हाँ तो कॉल आ गई थी, तो अब हाँ, तो आपको याद क्या रखना है कि n इज इक्वल टू m इंटू n, ये रिलेशन होता है, बस ये रिलेशन याद रखना है। अब देखो तो आपको प्रूविंग ना बताएं, क्योंकि प्रूविंग आनी है नहीं, तो फालतू में आप क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे। अगर आपको देखना हो तो आप देख के समझ सकते हैं, और अगर आप कमेंट में बोलते हैं तो मैं आपको फिर बाद में एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। अगर कमेंट में ठीक ठाक रिव्यूज़ आते हैं उसमें, और बोलते हैं अगर ठीक कुछ लोग, तो उसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो अब आप बस मेन ये जो रिलेशन है वो आप देख लीजिए, तो देख लीजिए, ठीक। हाँ, तो अब है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में अब रिलेशन क्या है। अब देखो इतनी लंबी प्रूविंग है और आनी है नहीं, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे समझना, देखना, देख के समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो फिर नीचे कमेंट करके बताना, तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर ठीक ठाक लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, ठीक, तो ठीक ठाक रिव्यूज़ आते हैं अगर उस कमेंट पे कि बना दो तो बना देंगे, ठीक। तो अब हाँ, रिलेशन देखो, तो रिलेशन क्या होता है कि m स्मॉल m इज इक्वल टू m कैपिटल M इंटू 1000/1000 इंटू d माइनस m कैपिटल M और m1। अब ये रिलेशन थोड़ा टफ है, इसको देख लो, ठीक। अब इसमें स्मॉल m क्या है और ये कैपिटल M क्या है, तो आपको याद हो कि मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M, और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसका मतलब कि ये स्मॉल m हमारा क्या है, ये है हमारा मोलैलिटी, और ये कैपिटल M क्या है, वो है हमारी मोलैलिटी, ठीक। ये देखो मोलैरिटी है कैपिटल M और मोलैलिटी है स्मॉल m, तो स्मॉल m मोलैलिटी है, तो मतलब क्या है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000/1000 इंटू d। अब ये d आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, और m इसको कैपिटल M मतलब मोलैरिटी और m1, ठीक। तो ये रिलेशन याद रखना। अब देखो, अब रिलेशन किसका है, अब रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। अब मोल फ्रैक्शन का और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो देख लो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट अच्छा लेना होगा तो ले लो, हाँ। तो देख लिया। अब देखो ये है इसके बीच का रिलेशन कि स्मॉल m मतलब आपका वही मोलैलिटी इज इक्वल टू mf इंटू 1000 कैपिटल mf इंटू m1, ठीक। अब ये स्मॉल m क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिंबल देखो, अब बार बार नहीं बताएंगे, सिंबल आपको हमने फार्मूला के समय बता दिया था, तो यहाँ से देख लो उसका सिंबल, सबका सिंबल जो है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे ये स्मॉल m लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये है मोलैलिटी, ठीक, कैपिटल M है, ठीक। तो ये सब आपको पता होगा, ठीक। हाँ, तो अब चलो, अब आगे एक अगला रिलेशन देख लो, ठीक। तो ये रिलेशन देख लेना, बस ये इतने ही रिलेशन दिए गए हैं, अब आगे नहीं है, ठीक। तो ये जो रिलेशन अभी आपने देखे, तो ये रिलेशन देख लेना। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको कि मान लो ये है, तो एक चीज़ से मान लो दी गई है तो दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं आप। जैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में आपने रिलेशन पढ़ा, ठीक। ये देखो मोलैरिटी कैपिटल M और मोलैलिटी स्मॉल m, तो इनके बीच में आपने रिलेशन अगर पढ़ा ये, तो अब इनके बीच में अगर आपने रिलेशन पढ़ लिया, तो अब मान लो मोलैरिटी दी गई है तो आप मोलैलिटी निकाल सकते हो, मोलैलिटी दी गई है तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो ये है रिलेशन का फ़ायदा। रिलेशन के फ़ायदा ही मिलता है, रिलेशन जितना जिसके रिलेशन तो उतना फ़ायदा, तो जितने रिलेशन होते हैं उससे उसका सॉल्व आसानी से टाइम बच जाएगा आपका सॉल्व होने में, ठीक। तो इसी के साथ अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम लोग हाँ इसका अगला चैप्टर देखेंगे, और हाँ तो फिर मिलते हैं, चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।